हाँ जी, यस प्लीज बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए रिवीजन लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कर लिया था रेलिवेंट कॉस्टिंग का पार्ट 1। ओके, हाँ जी आगे चले। ओके, देखिए रेलिवेंट कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग का हाँ जी ये करते हैं हम पार्ट 2। देखिए फर्स्ट में मेक और बाय तक हो गया था हमारा, ठीक है, और केस स्टडीज। अब आता है सेकंड पार्ट, की फैक्टर। ओके, की फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा शॉर्ट सप्लाई में हो। ठीक बात है, तो सबसे पहली बात बोलते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन which are in short supply, which are in short supply। ठीक है, हाँ जी दो चीजें आ गई इसके अंदर। क्या क्या आया इसके अंदर? एक तो आया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा आया शॉर्ट सप्लाई। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं हम यहाँ पर? हाँ जी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या कहेंगे बताओ? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होगा जिनसे हम गुड्स बनाते हैं। मटेरियल किलोग्राम्स में, ठीक है, रुपीस में हो सकता है, फ्लॉप्स में। लेबर ऑवर्स में होते हैं, रुपीस में भी हो सकते हैं। मशीन ऑवर्स ऑवर्स में ही होंगे, ठीक है। सेल्स क्वांटिटी में भी हो सकती हैं और रुपीस में भी। ये कहलाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब इनसे हम गुड्स बनाते हैं, जो गुड्स बनाने के लिए जरूरी होते हैं डाटास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब शॉर्ट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट सप्लाई का मतलब हुआ कि ये कोई एक फैक्टर हमारा क्या होगा? लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध होगा, मतलब जितनी मुझे आवश्यकता है उससे कम उपलब्ध होगा, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट सप्लाई। क्यों सर, फिर बाजार से ले लो। बाजार में अभी उपलब्ध नहीं होगा फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारा पर्पस होगा ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है, रिक्वायरमेंट से। तो क्या दिक्कत है सर? मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उपलब्ध कम है, बाजार से ले लो। नहीं ले पा रहे होंगे, एंड इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल टू परचेज, एक्वायर फ्रॉम मार्केट। हम मार्केट से नहीं ले सकते इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब शॉर्ट पीरियड में हम बाजार से नहीं ले सकते उनको। तो हमारा पर्पस क्या होगा? यूटिलाइज, भाई जिस चीज की मात्रा, जो चीज कमी होती है तो उसका अधिकतम उपयोग करते हो, ढंग से उपयोग करते हो, राइट भाई। तो फ्रॉम कॉस्टिंग पर्पस क्या कहते हैं हम? वी शुड यूटिलाइज, वी शुड यूटिलाइज इन ऑप्टिमम मैनर। ऑप्टिमम मैनर का मतलब क्या होता है? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू बी मैक्सिमाइज्ड। इसका मतलब होता है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू बी मैक्सिमाइज्ड, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू बी मैक्सिमाइज्ड, टोटल कंट्रीब्यूशन आपका मैक्सिमम हो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पार्ट? अब कैसे? इसके लिए हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो दो प्रोडक्ट है हमारे पास। हाँ जी, एक बार इसको नोट करना तो कर लो आप।
हाँ जी, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन लिखिए क्या होता है, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, ये क्या होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, राइट, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल यूनिट, ठीक है, ओके, हाँ जी, समझ में आ रहा है बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पॉसिबल यूनिट क्या होते हैं, जो बन जाए, जो संभव हो। अब आप कहेंगे पॉसिबल यूनिट किसे कहते हैं हम, ठीक बात है, बिल्कुल सिंपल है, ये लो पॉसिबल, संभव, तो पॉसिबल यूनिट क्या होंगे हमारे, हाँ जी, यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, कौन से, विच कैन बी प्रोसेस्ड, विच कैन बी प्रोसेस्ड, विच कैन बी प्रोसेस्ड फ्रॉम ऑल प्रोसेस, जो सभी प्रोसेस से बन जाएं, ठीक है। मतलब क्या हुआ सर, ध्यान से सुनो जरा, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मेरे पास 3 प्रोसेस हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, प्रोसेस नंबर 1 कटिंग, प्रोसेस नंबर 2 स्टिचिंग, प्रोसेस नंबर 3 पैकिंग, कटिंग, स्टिचिंग और पैकिंग, ठीक है। मान लो प्रोसेस 1 में मेरे पास जो रिसोर्स हैं उससे 1000 यूनिट बन जाएंगे। प्रोसेस 1 में मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, उनसे 1000 बन जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस 2 से 1200 बन जाएंगे। प्रोसेस 3 में जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे 800 बन जाएंगे। क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनो, यहां पर 1000 यूनिट के लिए लेबर हैं, यहां पर 1200 के लिए लेबर हैं, यहां पर 800 के लिए लेबर हैं। तो मतलब अगर मैं 1200 शुरू करूंगा तो बन ही नहीं पाएंगे पहले प्रोसेस से। अच्छा, 1000 शुरू करोगे तो 1000 पर कटिंग हो जाएगी, स्टिचिंग हो जाएगी, पैकिंग नहीं हो पाएगी, तो बना इन WI पे रुक जाएगा। सर क्या दिक्कत है, अगली बार बन जाएगा, तो ऐसा तो ये पहला पता चला जाएगा ना, समझ गए बात। हर पीरियड में आप इसका मतलब 800 अगर प्रोसेस 1 में डालोगे तो तीनों से 800 बाहर आ जाएंगे, तो पॉसिबल मेरे कितने हुए, मेरे पॉसिबल हुए 800 यूनिट। बोलो क्लियर हो गया पार्ट भाई, देखिए कहलाता है हमारा पॉसिबल यूनिट, क्लियर। चलिए अब आता है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनना, अब आता है हमारा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हमारा मैक्सिमम करना होता है, ठीक बात है। हाँ जी, इसके हमारे पास 2 पार्ट आते हैं। इफ रिसोर्स कैन बी एक्सचेंज्ड, इफ रिसोर्स कैन बी एक्सचेंज्ड, अगर हम रिसोर्स को एक्सचेंज कर सके। दूसरा आता है रिसोर्स कैन नॉट बी एक्सचेंज, रिसोर्स कैन नॉट बी एक्सचेंज, ओके। मैं रिसोर्स को एक्सचेंज नहीं कर सकता सर, आप एक्सचेंज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, जो मटेरियल ए में लगेगा प्रोडक्ट बी में भी, सी में भी, कहीं भी लगा सकते हैं उसको। मतलब जो लेबर मेरे पास, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कटिंग वाले लेबर हैं सर, उनसे मैं स्टिचिंग करा सकता हूं, उनसे पैकिंग भी करा सकता हूं, तो इसका मतलब रिसोर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम रिसोर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर रिसोर्स एक्सचेंज कर सकते हैं तो हम लगाएंगे रैंकिंग कॉन्सेप्ट, और ध्यान से समझना, अदरवाइज रैंकिंग नहीं लगेगी, तो हम रैंकिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, राइट भाई। और अगर रिसोर्स एक्सचेंज नहीं कर सकते तो लगाएंगे सिंपल कॉम्बिनेशन मेथड, ठीक बात है। अब रिसोर्स एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो लेबर ए प्रोडक्ट में लगेगा वही बी में लगेगा, वही सी में लगेगा, जो मटेरियल ए में लगेगा वही बी में और वही सी में, ठीक है। इसका मतलब यह है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, राइट भाई, 3 प्रकार के मेरे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, हमारे पास 3 प्रकार के प्रोडक्ट हैं। मटेरियल मान लो कहता हूं ए में लगेगा डोमेस्टिक मटेरियल, ठीक है, 4 किलोग्राम, ठीक बात है। चलो 2 प्रोडक्ट ही लेते हैं, छोड़ो ना, हमें तो कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। और बी में लगेगा हमारे पास इंपोर्टेड मटेरियल, कितना
5 लीटर, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मटेरियल 4 किलोग्राम ए में लगेगा तो वो मटेरियल बच भी जाएगा तो बी में नहीं रख सकता ना, क्योंकि बी में लीटर में है वैसे भी और बाहर से मंगा रहा हूं, तो इसको बोलेंगे रिसोर्स आर नॉट एक्सचेंजेबल। इसको क्या बोलोगे, नॉट एक्सचेंजेबल। यहां रैंकिंग मत लगा देना, रैंकिंग का मतलब ये होता है कि पहले ए में लगा दो फिर बी में, तो बचेगा तभी तो, लग ही नहीं सकता। ठीक बात है, राइट भाई। अगर मान लो मैं ये कहूं कि सर ए में 4 किलोग्राम लगेगा, ठीक है, डोमेस्टिक, और बी में 5 किलोग्राम सेम, तब इसका मतलब ये होगा जिस प्रोडक्ट में पहले ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा 1 किलोग्राम से वहां लगा दोगे फिर दूसरे में, तो ये रिसोर्स एक्सचेंजेबल है, ये रिसोर्स एक्सचेंजेबल है। क्लियर, राइट भाई। तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको एक्सचेंजेबल है या नहीं है, नहीं तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। ठीक बात है, राइट। अब और समझते हैं, चलो। अगर मान लो मैं ऐसे कह दूं डिपार्टमेंट, बहुत ध्यान से सुनना, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, यहां पर मेरे पास 10,000 घंटे हैं, यहां पर मेरे पास 15,000 घंटे हैं। अगर वो कह रहा है ये कटिंग और ये स्टिचिंग 25,000 घंटे हैं टोटल, और ध्यान सुना, टोटल 25,000 घंटे हैं, ठीक है। इसका मतलब 25,000 घंटे हैं टोटल, जब टोटल कर सकते हो इसका मतलब एक्सचेंजेबल है, इट मींस एक्सचेंजेबल है। अगर टोटल नहीं कर सकते आप, अगर टोटल आप नहीं कर सकते, उसने नहीं दिया, अलग अलग है, तो इसका मतलब नॉट एक्सचेंजेबल है, राइट। और फिर वो बता देगा कि ये स्टिचिंग के हैं, ये कटिंग के हैं, कटिंग वालों को स्टिचिंग नहीं आती, स्टिचिंग वालों को कटिंग नहीं आती, तो यहां लगेगा आपका कॉम्बिनेशन मेथड। हो गया पार्ट क्लियर, क्लियर बेटा। चलिए अब आगे चले हम, राइट। हाँ जी, रैंकिंग कॉन्सेप्ट, पहली बात आती है रैंकिंग कॉन्सेप्ट की, कैसे लगाओगे। ये तभी लगेगा जब हमारे रिसोर्स एक्सचेंजेबल होंगे। ठीक बात है। मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, ठीक है। ए से मुझे कंट्रीब्यूशन आ रहा है पर यूनिट, हाँ जी ध्यान से सुनना, 100 रुपए। बी से आ रहा है 200 रुपए, डबल। ए का 1 यूनिट मुझे 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे रहा है और बी का 1 यूनिट मुझे 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। क्लियर बात भाई, ठीक है। अब ये कहता है आपके पास मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, ध्यान से सुना, मटेरियल किलोग्राम पर यूनिट, ठीक है। ए का एक बनाने में, ए का एक बनाने में 1 किलोग्राम चाहिए, ठीक है। बी का एक बनाने में 5 किलोग्राम चाहिए, किलोग्राम लिमिटेड है, तो क्या कहोगे, बी में लगा दे पहले सारे रिसोर्स क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज्यादा दे रहा है। सर जी 5 किलोग्राम लग रहा है, अगर वही 5 किलोग्राम बी का एक बना के देगा तो 200 रुपए बचेंगे, वही 5 किलोग्राम बी में लगाऊंगा तो ए के 5 बन जाएंगे, 500 रुपए आ जाएंगे, समझ में आ गई। तो 5 किलोग्राम से यहाँ 500 आएंगे या 200 आएंगे, तो बेटर कौन सा हुआ, ए हुआ ना। तो इसका मतलब 5 किलोग्राम का बेस क्यों ले, 1 किलोग्राम का ले ले, यानी कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम 100 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाई 5, 4, 40। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम से 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो ये फर्स्ट रैंकिंग, ये सेकंड रैंकिंग। आगे बात समझ में, ठीक है। यानी पहले रिसोर्स ए में लगाओगे फिर बच जाएंगे तो बी में लगाओगे। क्लियर हो गया बात। तो ये कहलाएगा स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, इसे क्या बोलते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। इसके बाद ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, यानी ए में लगा दो अप टू द मैक्सिमम डिमांड, ठीक बात है। इसके बाद बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। पहले ए फिर बी, तो ए के अप टू द मैक्सिमम डिमांड बना लोगे, राइट भाई, ए के बना लोगे मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। मान लो हम कहते हैं 1000 यूनिट बना सकते हैं, ये कहलाएगा मैक्सिमम डिमांड, इससे ज्यादा नहीं। एक बनाने में 1 किलोग्राम, तो 1000 किलोग्राम खत्म हो जाएंगे, राइट। मान लो मेरे पास टोटल 5000 किलोग्राम ही है, बैलेंस सारे के सारे बी में लगा दोगे,
एक बनाने में 5 किलोग्राम। बी के भी 1000 की मैक्सिमम डिमांड है, बी के भी 1000 की मैक्सिमम डिमांड है, पर नहीं बना सकते, तो कितने बनाओगे? 4000 डिवाइडेड बाई 5, 800 यूनिट, बैलेंसिंग फिगर, राइट बे। इनको कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दोगे पर यूनिट से, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। तो ये कहलाया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर बात बेटा? अब ये देखना होगा कि आपके रिसोर्स कौन से शॉर्ट सप्लाई में है, उसकी भाषा में मुझे रैंकिंग चाहिए। ठीक है, तो वो देख लेते हैं एक बार, यानी स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बेस। हाँ जी, ध्यान से सुनो। रिसोर्स, हाँ जी, बेस। अगर मेरे पास मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, अगर मेरे पास मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर किलोग्राम में है, तो कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाओगे जिसमें कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम ज्यादा होगा? अगर लीटर्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर लीटर, अगर रुपीज में है तो कंट्रीब्यूशन पर रुपीज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक बात है, ये जानना है। और अगर लेबर है आवर्स में तो कंट्रीब्यूशन पर आवर। लेबर अगर मान लो रुपीज में लिमिटेड है तो कंट्रीब्यूशन पर रुपीज ऑफ लेबर। मशीन अगर लिमिटेड है, मशीन आवर्स, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। क्लियर, राइट भाई? अच्छा, अगर सेल्स लिमिटेड है क्वांटिटी में, कि मैं इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सर सेल्स कैसे लिमिटेड होगी? जैसे टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, तो हमें पता है कि कस्टमर एक ही खरीदेगा, तो जो सेलर है वो कौन सा बेचेगा? जिसके मॉडल पर उसको एक पर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। अगर सेल्स रुपीज में लिमिटेड है, जैसे ग्रोसरी शॉप है, वहां पर सेल्समैन को पता होता है कि यार ये इसका बजट 5000 रुपए का ही है ना, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट बेचेगा जिसके 1 रुपए में कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा, यानी कंट्रीब्यूशन पर रुपीज ऑफ सेलिंग प्राइस। क्लियर बेटा? तो ये सारे हमारे हो गए लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर पार्ट यहां तक, राइट? अब हमारे पास क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, राइट? फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास आ सकती है, अगर मेरे पास एक ही फैक्टर है, इफ वी हैव वन की फैक्टर, अगर मेरे पास एक की फैक्टर है, मटेरियल है या लेबर है या मशीन आवर्स है, एक की फैक्टर है, ठीक है, एंड विद एक प्रोडक्ट तो होगा नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, विद 2 और 3 प्रोडक्ट, और ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट भाई? तो सिंपल आप रैंकिंग लगा दोगे, खत्म बात। अच्छा, अगर मेरे पास 2 की फैक्टर है एक साथ, मटेरियल भी है लेबर भी है, दोनों की फैक्टर है, ठीक है, देन अब मुझे देखना होगा कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, ओनली वन प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड, एक प्रोडक्ट आपको बनाना है, राइट? तो कौन सा बनाओगे? हाँ जी, जिसमें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जिसमें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हायर होगा। भाई 2 की फैक्टर है, मटेरियल भी है और लेबर भी है, और एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट 2 हैं, बनाने एक ही है, इसका मतलब है एक प्रोडक्ट बनाना है आउट ऑफ 2 और 3, तो वो बनाओगे जो सबसे बन भी जाए और कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा दे, यानी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल यूनिट। समझ के बात को, राइट? मतलब जिसमें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो, राइट? एक की 2 की फैक्टर है एक साथ, और मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, राइट? 2 की फैक्टर है, 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो लगाएंगे हम इक्वेशन मेथड,
या तो लगाएंगे हम इक्वेशन मेथड, ठीक है, या फिर लगाएंगे रैंकिंग। कब कब बता रखा है, अगर हमारे पास रैंकिंग अपोजिट आती है, अगर हमारे पास रैंकिंग अपोजिट आती है कब लगाओगे इक्वेशन मेथड? अगर आपकी रैंकिंग अपोजिट हो, मतलब मटेरियल, मतलब दो प्रोडक्ट हैं जैसे ए और बी, ठीक है, मटेरियल से ये दे रहा है कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम 10 रुपए और 20 रुपए, तो फर्स्ट रैंकिंग बी की आई, सेकंड ए की आई। अब लेबर से, अगर मैं लेबर से चेक करूं तो कंट्रीब्यूशन पर आवर, राइट भाई, ये आ रहा है 25 रुपए और 15 रुपए, यानी फर्स्ट ये सेकंड ये, मतलब मटेरियल तो कह रहा है बी को पहले बनाओ, लेबर कह रहा है ए को पहले बनाओ, अपोजिट हो गई तो आपका क्या लगेगा, क्या लगेगा, इक्वेशन मेथड लगेगी। क्लियर बात भाई? और अगर रैंकिंग सेम हो, अगर आपकी रैंकिंग सेम हो, मतलब दोनों मटेरियल भी और लेबर भी ए को फर्स्ट कह रहे हैं, राइट, दोनों ही बी को सेकंड कह रहे हैं, तो आपका रैंकिंग कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्लियर हो गया बात भाई? तीसरा, अगर मेरे पास दो की फैक्टर हो, ठीक है, अगर मेरे पास दो की फैक्टर हो, क्लियर बात भाई? यहां तक क्लियर हो गया? अगर मेरे पास दो की फैक्टर हो, ठीक है, और तीन प्रोडक्ट हो तो सेम रैंकिंग का लगेगा, 3 प्रोडक्ट, राइट। तो पहले रैंकिंग बना लोगे, एक की फैक्टर को, एक फैक्टर आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर दो बचेंगे, बाकी दोनों में, इन दोनों में से कोई सा मेथड लगाओगे। तो अगर तीन प्रोडक्ट मेरे पास आते हैं और दो की फैक्टर हैं, तो पहले क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बना लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बना लेंगे, ठीक है, एज पर फर्स्ट की फैक्टर, और फिर एज पर सेकंड की फैक्टर, मतलब मटेरियल से रैंकिंग बना लो, लेबर से रैंकिंग बना लो, तीनों की, फिर आप ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बनाओ, फिर आप ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बनाओ, राइट। इसमें एक की फैक्टर एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर दो बचेंगे, एक प्रोडक्ट एग्जॉस्ट हो जाएगा, दो प्रोडक्ट बचेंगे, फिर जब दो प्रोडक्ट बचेंगे तो यही वाला मेथड लग जाएगा। क्लियर बेटा? हाँ जी, ये स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग समझ में आ गई? ये ऐसे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, ये आप ऐसे बनाओगे, जैसे दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, तो पहले बनाओगे कंट्रीब्यूशन पर केजी, ठीक है, फिर बनाओगे कंट्रीब्यूशन पर आवर, ऐसे, राइट, फिर ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ये पहले इससे फिर इससे, एक प्रोडक्ट आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्लियर बात बेटा? यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं आगे। अगर मेरे पास दो प्रोडक्ट हों और लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा हों, बहुत ध्यान से सुनना, इफ वी हैव टू प्रोडक्ट, अगर मेरे पास दो प्रोडक्ट हों, ठीक है, विद की फैक्टर्स मोर देन 2, मेटेरियल भी है, लेबर भी है, सेल्स भी है, तो हमेशा क्या करेंगे, अप्लाई लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल मेथड, तब हम ग्राफिकल मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड कब लगेगा, जब मेरे पास दो प्रोडक्ट हो और की फैक्टर ज्यादा हो, या फिर क्वेश्चन में कहा हो कि नहीं भैया लगाओ लगाओ लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल मेथड, तब मैं लगा दूंगा। यहां तक क्या पार्ट क्लियर हो गया, राइट। चलिए आगे चले। अब यह ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड अनलिमिटेड मानी जाती है, राइट, और सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, राइट। ये कुछ पॉइंट से ध्यान रखना। हाँ जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डिमांड हमेशा क्या मान के चलते हैं हम, अनलिमिटेड, राइट, क्लियर बात। और सबसे पहले हम मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट दी हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट
इज गिवन, तो पहले वो पूरा करोगे, उसमें रैंकिंग नहीं लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। मतलब दो प्रोडक्ट हैं, जैसे हमने ऊपर कह दिया, एक एग्जांपल लिया था, देखो ध्यान से, ये मान लो यहां पर कहता ए के 300 बी के 300 बनाने हैं, तो पहले दोनों के 300 बनाते, फिर जो बच जाते रिसोर्स उनमें रैंकिंग लगाते आप। ठीक है, तो मिनिमम का मतलब कमिटमेंट, मिनिमम का मतलब कमिटमेंट हमें पूरी करनी होती है, राइट भाई। तो फिर बैलेंस रिसोर्स लगाते हैं एज पर रैंकिंग। हाँ जी, देन बैलेंस रिसोर्स शुड बी यूटिलाइज्ड एज पर रैंकिंग। हो गया क्लियर? चलिए बेटा, ये तो हमारा रैंकिंग का की फैक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? हो गया बेटा। इसके बाद हम चलते हैं आगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ध्यान से देखिए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या कहता है? हाँ जी, इसका मतलब है आउटसोर्सिंग पार्ट 2। ठीक है, मेक और बाई से अलग। देखो क्या कहता है ये, अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बाहर से खरीदे, अपना ब्रांड उस पर लगाए और बेचें, उसे बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि बाइसिकल बनी बनाई बाजार से ले लें, अपनी कंपनी का लोगो लगाएं और बेचना शुरू कर दें, दैट इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो हम क्या कहेंगे? परचेज एंड सेल ऑफ कंप्लीट गुड्स, तो ये कहलाएगा मेरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक बात है, राइट भाई। ये हम कब करते हैं बेसिकली? भाई जैसे पूरा बाइसिकल बना के नहीं बेच रहे हम, और तो ठीक है अलग बेच रहे हैं, बट कुछ पार्ट हम बाइसिकल खरीद रहे हैं और अपनी ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं। टॉयज है बनाकर बेच रहे हैं, साथ में हम क्या करें, कुछ टॉय खरीद रहे हैं और अपना ब्रांड लगाकर बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, मतलब गुड्स को कंप्लीट खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। ठीक बात। मेक और बाई था कंपोनेंट के लिए, ये है फिनिश गुड्स के लिए। ठीक बात है। तो यहां हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें यह ध्यान में रखना है कि की फैक्टर अलग डिसीजन है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलग डिसीजन है। एक बात समझे जरा, की फैक्टर में हम क्या कह रहे थे कि सर वो प्रोडक्ट बनाओ जिसमें कंट्रीब्यूशन पर आवर ज्यादा आ रहा है, जिसमें कंट्रीब्यूशन पर आवर कम आ रहा है वो मत बनाओ। तो की फैक्टर आपको यह नहीं बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदे, की फैक्टर ये बताएगा कौन सा बनाए कौन सा ना बनाए, राइट भी। तो की फैक्टर सिर्फ आपको ये बताएगा विच प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, कौन सा बनाए, ठीक है, कौन सा ना बनाए, एंड विच वन शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड। बस ये बताएगा, ये नहीं बताएगा कि जो नहीं बना पा रहे उसको खरीद लो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात करूं, मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी, तो की फैक्टर के हिसाब से मैं देखूंगा कंट्रीब्यूशन पर आवर। मान लो इसका हायर है, ठीक है, मतलब अगर हम ये देखें, मान लो 100 रुपए है इसका 80 रुपए है, इसका 70 रुपए, तो रैंकिंग क्या बनेगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसका मतलब क्या है? ये बना ले पहली प्रायोरिटी पर अप टू मैक्सिमम डिमांड, इसको बना ले कब तक? अप टू मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। फिर ये बना ले अप टू मैक्सिमम डिमांड तक, राइट। बैलेंस रिसोर्स में ये बना ले, तो इसके जो नहीं बन पा रहे वो छोड़ देंगे हम। तो की फैक्टर ये बताएगा, ये मत समझ देना कि जो नहीं बना पा रहे उसको खरीद लें। क्यों सर? क्योंकि खरीदना बेचना परचेज और वेरिएबल कॉस्ट पर निर्भर करेगा, क्योंकि हो सकता है की फैक्टर जिसको कह रहा है मैं नहीं बना पा रहा,
उसको खरीद ले अगर आप, तो सर गलत हो सकता है उसकी परचेज कॉस्ट कम हो। जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन तो कम है तो की फैक्टर मना कर रहा है, बट उसकी परचेज कॉस्ट कम हो वेरिएबल से, तो खरीदने में फायदा होगा। तो इसका मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग का डिसीजन अलग टाइप से होगा। क्लियर बात बेटा? तो हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर आवर हो सकता है लो हो, तो की फैक्टर उसको मना करेगा बनाने के लिए, राइट भाई? की फैक्टर मना करेगा, वो मत बनाओ। बट उस प्रोडक्ट में हो सकता है परचेज कॉस्ट कम हो, तो सर बेटर टू परचेज। हाँ ठीक है, हाँ, बट उल्टा भी तो हो सकता है उसकी परचेज कॉस्ट ज्यादा हो, वेरिएबल कॉस्ट कम हो, तो उसमें हो सकता है बेटर टू मैन्युफैक्चर, बेटर टू प्रोड्यूस, और जबकि की फैक्टर कह रहा है मत बनाओ। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का डिसीजन इन बातों पर निर्भर करेगा। क्लियर पार्ट भाई? सब कॉन्ट्रैक्टिंग का डिसीजन इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस प्रोडक्ट में वेरिएबल कॉस्ट कम है उसको बनाओ, जिसमें परचेज कॉस्ट कम है वो खरीदो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो देखिए, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, हम बना देंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। हम क्या कहना चाहते हैं, दोबारा सुनो एक बार, कि सर जिस प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन पर आवर ज्यादा है तो रैंकिंग उसको कहेगा बनाओ पहले। हो सकता है उसमें परचेज कॉस्ट कम आ जाए, तो सब कॉन्ट्रैक्ट देगा नहीं वो खरीदो। तो मुझे परचेज और वेरिएबल कॉस्ट को देखना पड़ेगा। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं ए बी और सी। मान लो मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं ए बी और सी, ठीक है। हम कहते हैं सेलिंग प्राइस है सपोज 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, राइट, 4, 5 और 6। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट 6 रुपए, 15 रुपए और 24 रुपए, राइट। ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक बात है। अब मैं कहता हूं लेबर मेरी लिमिटिंग फैक्टर है, लेबर हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेबर आवर्स पर यूनिट, ठीक है, लेबर आवर्स पर यूनिट, ठीक है। 1 घंटा लगेगा, 2 आवर्स, 3 आवर्स, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर आवर 6, 7.5 और 8। तो यहां से रैंकिंग क्या आएगी, सिर्फ की फैक्टर के हिसाब से देखूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कहलाएगा की फैक्टर। ये क्या कहलाएगा, की फैक्टर। ये कहलाएगा की फैक्टर, राइट भाई। क्या मतलब वो इस बात का, की फैक्टर कहेगा पहले सी बना लो, फिर बी बनाओ, फिर ए बनाओ। अगर ए नहीं बन सकता तो मत बनाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है ए खरीद लो, कैसे देखो प्रूव करें। अब कह रहा है अगर परचेज कॉस्ट, अगर मान लो परचेज कॉस्ट आपकी क्या है 5, 6, 7, मतलब अगर मैं सी परचेज करूं तो 5 रुपए पर यूनिट और बनाऊं तो 6 रुपए, ठीक है। मतलब सी को बनाने में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आ रहा था पर आवर, बट वेरिएबल कॉस्ट कम है, सॉरी परचेज कॉस्ट कम है। तो अगर हम ये कहें कंट्रीब्यूशन बाय परचेज एंड सेल, खरीद के बेचें, राइट, तो कितना आएगा, 10 रुपए में बेचेगा, 7 रुपए में खरीदूंगा तो 3 रुपए बचेंगे, 6 में खरीदकर 20 में बेचूंगा, 5 में खरीदकर 30 में बेचूंगा, राइट भाई। तो ये हुआ कंट्रीब्यूशन अगर मैं खरीद के बेचूं तो, ठीक है। आप ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये मेरा हो गया ए, राइट, ये मेरा हो गया ए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल, अच्छा। और अगर ये देखें बी, परचेज एंड सेल, अब कंपेयर करो दोनों को, बहुत ध्यान से सुनना, ए एंड बी। हाँ जी बताओ जरा, अगर मैं ए को खरीद के बेचूं तो 3 रुपए बच रहे हैं, बना के बेचूं तो 6 रुपए, राइट। तो बनाकर बेचने में ज्यादा फायदा है
खरीद के बेचूं तो 3 रुपए बचेंगे, बना के बेचूं तो 6 रुपए बचेंगे, राइट भाई। तो इसका मतलब बनाकर बेचने में 3 रुपए का फायदा ज्यादा है। इसको क्या बोलोगे? एक्सेस कंट्रीब्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर परचेज, राइट भाई। अच्छा बी में आ जाओ। खरीद के बेचोगे, खरीद के बेचोगे तो 14 रुपए बचेंगे, बनाकर बेचोगे तो 15। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बनाकर बेचने में 1 रुपए का फायदा ज्यादा है, बनाकर बेचने में 1 रुपए का फायदा ज्यादा है। अच्छा जी, खरीद के बेचोगे तो 25 बचेंगे, बनाकर बेचोगे तो 24। तो बनाकर बेचने में 1 रुपए का लॉस है। हो गया क्लियर? तो इसका मतलब अब आप बताओ डिसीजन क्या दोगे? अब बताओ डिसीजन क्या दोगे? ये बनाओगे, ये बनाओगे और ये परचेज कर लोगे, हो गया ना उल्टा। कौन रैंकिंग क्या कह रहा था? सी को बना लो, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग कह रहा सी को खरीद लो। क्लियर बात बेटा? तो इसका मतलब हमें दोनों को कंपेयर करना होगा। तो बेसिकली किसको पहले बनाए, किसको पहले बनाए? तो आपको कहोगे ये हमारा आ रहा है सी, ठीक है। इसको बोलोगे एक्सेस कंट्रीब्यूशन, एक्सेस कंट्रीब्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर परचेज, राइट, पर ओवर, पर लिमिटिंग फैक्टर। तो इससे पता लगेगा किसको पहले बनाए, ये बनाओ, ये बनाओ, ये खरीदो, पर इन दोनों में से पहले किसको बनाया अगर लिमिटिंग फैक्टर हो तो, राइट। तो 3 डिवाइडेड बाई 1, हाँ जी 3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो मुझे खरीदना ही है। तो यहां 3 रुपए बचे, यहां 50 पैसे बचे। तो रैंकिंग आ गई मैन्युफैक्चरिंग की, रैंकिंग आ गई मैन्युफैक्चरिंग की, फर्स्ट ये, सेकंड ये। इसका मतलब क्या हुआ? पहले ए बनाओ अप टू मैक्सिमम डिमांड, फिर बी बनाओ अप टू मैक्सिमम डिमांड, जो बी नहीं बन पा रहा वो खरीद लो अलोंग विद एंटायर सी। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट ए प्रोड्यूस अप टू मैक्सिमम डिमांड, राइट बी, एंड देन बी प्रोड्यूस अप टू बैलेंस रिसोर्स, राइट बी। परचेज, हाँ जी एंटायर सी, एंटायर सी एंड बैलेंस ऑफ बी। क्लियर पार्ट बेटा? राइट। चलिए अब एक बार ध्यान से सुनो, हम कंपेयर तो कॉन्सेप्ट था कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल, कंट्रीब्यूशन परचेज एंड सेल, ठीक है। तो क्यों सर हम डायरेक्ट ना कर लें, सेलिंग प्राइस तो सेम है, केवल हम वेरिएबल कॉस्ट और परचेज कॉस्ट को कंपेयर कर लें तो भी तो यही आएगा। मतलब घर में बनाए 4 रुपए में, ठीक है, और खरीदें 7 रुपए में, तो बनाने में 3 का फायदा है। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर परचेज को क्या कर सकते हैं? सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर पार्ट में? ध्यान से देखो, 5 रुपए बनाने में खर्चा, खरीदोगे तो 6 रुपए, राइट भाई। वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए, खरीदोगे 6 रुपए, ठीक है। हाँ जी परचेज कॉस्ट 6 रुपए है, राइट। तो एक्सेस कितना आ गया? 1 रुपया का, ठीक बात है। ये सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग कहलाई ओवर परचेज। क्लियर पार्ट बेटा? चलिए एक बार जरा समझ लो फटाफट। तो हम डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट को परचेज कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर परचेज, या कंट्रीब्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग निकाल लो, कंट्रीब्यूशन इन परचेज निकाल लो, दोनों को कंपेयर कर लो, बात तो एक ही है। इतना तो समझाने का तरीका था, ओके। हाँ जी, तो आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, फिर ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड देन प्रॉफिट, राइट।
हो गया भाई, एक बार दोबारा दिखा दो। चलिए फटाफट एक बार दोबारा देख लो। हाँ जी, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है? ओ, हाँ जी, क्लियर पार्ट, ध्यान से समझना जरा। ये कहते हैं अगर हम की फैक्टर के हिसाब से चलें तो ये कंट्रीब्यूशन आएगा बनाकर बेचने में, राइट। हाँ जी, लिमिटिंग फैक्टर यानी कंट्रीब्यूशन पर आवर, तो इसके हिसाब से ए बेस्ट है, बी सेकंड, सी थर्ड। पर अगर हम परचेज कॉस्ट की तरफ ध्यान दें, परचेज कॉस्ट की तरफ ध्यान दें, ठीक है, परचेज कॉस्ट की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हम क्या कहना चाहते हैं कि सर 7 रुपए में खरीदोगे, 6 रुपए, 5 रुपए, ठीक है, तो 7 रुपए में खरीद कर आप 10 में बेचोगे तो 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा। 7 में खरीद कर 10 में बेचोगे, ओके, हाँ जी, 6 में खरीद कर 20 में बेचोगे, ओके, 5 में खरीद कर, हाँ जी, 30 में बेचोगे, तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन इन परचेज एंड सेल, ओके, और ये आया था मेरे पास कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल। तो बनाकर बेचूंगा तो 6, खरीद के बेचूंगा तो 3, इसका मतलब बना के बेचने में 3 रुपए का फायदा ज्यादा है, 6 - 3, चलिए पार्ट बी में आ जाओ। हाँ जी, बनाकर बेचोगे तो 15, खरीद के बेचोगे तो 14, इसका मतलब 1 रुपए का फायदा बनाकर बेचने में ज्यादा है, क्लियर पार्ट बेटा। अच्छा, बनाकर बेचोगे तो 24, खरीद के बेचोगे तो 25, तो 1 रुपए का फायदा खरीद के बेचने में है, यानी बना के बेचने में लॉस है, तो यानी ये दोनों बना लोगे, ये खरीद लोगे। अब कौन सा पहले बनाए? रैंकिंग कंट्रीब्यूशन पर आवर के हिसाब से, राइट भाई। तो हम अब ये कह रहे थे कि आप 6 - 3 क्यों करो, डायरेक्ट कर लेते ना। 4 रुपए बनाने का खर्चा और 7 रुपए खरीदने, इसका अर्थ 4 रुपए में बनेगा, 7 में खरीदोगे, तो बनाकर बेचने में 3 रुपए की सेविंग होगी, वही बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग इज इक्वल टू एक्सेस कंट्रीब्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग, ओके। तो हम इसको ये कहेंगे सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ओवर परचेज, दैट इज इक्वल टू एक्सेस कंट्रीब्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर परचेज। बोलो क्लियर है पार्ट बेटा। इसके बेस पर हम रैंकिंग कर देंगे, राइट। चलिए अब एक मिनट, रैंकिंग ऐसे करोगे आप, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग डायरेक्ट, ठीक है, ए बी सी। आप कहोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4 5 6, परचेज कॉस्ट पर यूनिट, राइट, इन दोनों का डिफरेंस, क्या कहोगे आप दोनों के डिफरेंस को? हाँ जी, सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर परचेज, राइट, या क्या कहोगे? हाँ जी, एक्सेस कंट्रीब्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर परचेज, राइट। चलिए क्लियर बात बेटा। अब इसको डिवाइड कर देना लिमिटिंग फैक्टर से, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा रैंकिंग। बोलो क्लियर बात भी। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड देन प्रॉफिट। चलिए एक बार फटाफट नोट कर लो इसको। चलिए बेटा, अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट है एक और, हाँ जी, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ओके।
एंड सेमी फिक्स कॉस्ट। बहुत ध्यान से समझना। क्या कहना चाहते हैं? सेमी वेरिएबल में दो टाइप होती हैं। टाइप नंबर 1, हाँ जी, वो कॉस्ट जो एक लेवल तक फिक्स्ड है, उसके बाद वेरिएबल, विच रिमेन फिक्स्ड अप टू ए सर्टेन लेवल, up to a certain level and becomes variable after that level। हाँ जी, एक लेवल तक फिक्स रहेंगे, उसके बाद वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, उल्टा मत समझना, ये पहले वेरिएबल बाद में फिक्स। ठीक है, उल्टा सीधा एक समान ऐसे मत करना। एक लेवल तक फिक्स रहती हैं, उसके बाद वेरिएबल हो जाती हैं। सर जी कैसे? जैसे टेलीफोन का बिल, नहीं भाई, लेबर की पेमेंट। टेलीफोन का बिल जैसे प्लान आता है ना, भैया आप 0 से लेकर 500 यूनिट तक जो मर्जी कंज्यूम करो, आपको 2000 रुपए देने हैं, और 500 के बाद 2 रुपए पर कॉल। ठीक है, तो वो कहलाती हैं टाइप नंबर 1। जैसे आप कहोगे टेलीफोन बिल, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, या कई बार लेबर की पेमेंट, कई बार लेबर की पेमेंट। मतलब वो कहेंगे 0 से लेकर 500 यूनिट तक आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करो तो आपको 2000 रुपए मिनिमम रेंट देना है। आपने मीटर लगवाया हुआ है तो आप कंज्यूम करो या मत करो, ये तो मिनिमम रेंट है, अप टू 500 यूनिट। 500 यूनिट से ऊपर जो भी होगा, ठीक है, वो होगा 5 रुपए पर यूनिट। क्लियर है? तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 600 यूनिट कंज्यूम करे तो मेरा बिल कितने का आएगा? पहले 500 के लिए, पहले 500 के लिए कितना आएगा? 2000 रुपए। ठीक है, और नेक्स्ट 100 के लिए, हाँ जी, 5 रुपए के हिसाब से कितना आ गया? 500 रुपए, 5 रुपए पर यूनिट ना, तो 2500 हमारा कहलाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, टाइप नंबर 1। ओके, क्लियर बात बेटा? तो ये वाला पार्ट कहलाएगा बेसिकली फिक्स्ड, ये वाला पार्ट कहलाएगा फिक्स्ड, ये वाला पार्ट कहलाएगा वेरिएबल। इसमें हम ब्रेकअप कर सकते हैं। अब आता है टाइप नंबर 2, लॉट वाइज। ठीक है, लॉट वाइज का मतलब बॉक्स वाइज, मतलब बैच वाइज। एक लॉट बना लेते हैं 0 से 100। ठीक है, तो हर 100 के लिए 1000 रुपए। जैसे बस का रेंट है, एक बस में 50 की कैपेसिटी है तो उसका रेंट है 5000 रुपए, तो हर 50 बच्चों के लिए 5000 रुपए। ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें कैपेसिटी है 100 यूनिट की, बॉक्स की कॉस्ट है 1000 रुपए, तो हर एक 100 के लिए 1000 रुपए आएगी। वो कहलाएगा सेमी वेरिएबल 2। समझ आ गई बेटा? सेमी वेरिएबल टाइप नंबर 2, लॉट वाइज कॉस्ट। ठीक है, बैच वाइज, ठीक है, प्रोडक्शन रन वाइज, ये कहते हैं। ठीक है, लॉट का साइज हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल बॉक्स की कॉस्ट, ठीक है, बस का रेंट, क्लियर बात बे? इस तरह के खर्चे। तो हम ये कह सकते हैं, मान लो 0 से लेकर 100 यूनिट है। ठीक है, सुपरविजन चार्जेस भी कर सकते हैं हम। हाँ जी, प्रत्येक 100 के लिए आपको 1000 रुपए खर्च करने हैं। एक बॉक्स है, कार्टन है, 100 उसमें यूनिट आ सकते हैं, उस कार्टन की कॉस्ट 1000 रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ हर एक 100 के लिए आपको 1000 रुपए देने हैं। ठीक है, हर एक 100 के लिए आपको 1000 रुपए देने हैं, तो 2000 रुपए हो जाएंगे टोटल एक्यूमुलेटेड। ठीक बात है, 201 से लेकर 300 तक, फिर 100 आ गए तो 1000, तो प्रत्येक 100 के लिए 1000 रुपए और चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। ध्यान रखना, लॉट वाइज, एक लॉट, एक लॉट की 1000, 2 लॉट के 2000, 3 लॉट के 3000। तो क्या कह रहे हैं? लॉट वाइज वेरिएबल है, एक लॉट की 1000 रुपए, 2 लॉट के 2000, 3 लॉट के 3000, लॉट वाइज वेरिएबल है। विद इन द लॉट फिक्स्ड है, यानी 90 बनाओगे, एक कार्टन में 90 रखोगे तो भी 1000, 70 रखोगे तो भी 1000, इसलिए बोलता है सेमी वेरिएबल। क्लियर? तो इसमें क्या कहते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं? पहला पार्ट, लॉट का साइज हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कॉस्ट पर लॉट, कॉस्ट पर लॉट
ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक बात है, मतलब एक लॉट की कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, राइट भाई। टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज, टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज as the number of lot increase, राइट भाई। एक लॉट के 2000, तो 2 लॉट के 4000, 3 लॉट के 6000, ऐसे करके। ठीक है, अब अगर मैं मान लो, ध्यान से सुनो, लॉट का साइज बदलता हूं, सुपरवाइजर को मैं पैसे दे रहा हूं 100 यूनिट के लिए 1000 रुपए। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा 100 के लिए फिर 1000 रुपए। तो अगर मैं एक लॉट में 200 यूनिट रख दूं तो कॉस्ट पर लॉट वही रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मान लो हम कहते हैं यहां पर 1000 यूनिट है, तो 100 के मुझे 10 लॉट बनाने हैं, राइट। 100 यूनिट के 10 लॉट बनेंगे, तो कॉस्ट कितनी आएगी हमारे पास? हाँ जी, एक लॉट की 1000, तो 10 लॉट के 10,000। अब अगर मान लो मैं 1000 यूनिट बनाता हूं और लॉट का साइज यहां पर 100 यूनिट है, लॉट का साइज। अगर मैं लॉट का साइज 200 का कर लूं, ठीक है, तो मुझे टोटल लॉट कितने बनेंगे? 5। तो मेरी कॉस्ट कितने आ जाएगी? हाँ जी, 1000 के हिसाब से 5000, ये कह रहे हैं। क्लियर? कॉस्ट पर लॉट सेम रहेगी। क्लियर पांडे? टोटल नंबर ऑफ लॉट कम हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे हम? इफ लॉट, यदि, क्योंकि सुपरवाइजर में हो सकता है, हमें हर बार नहीं होगा। इफ लॉट साइज इंक्रीज, अगर हम कर सकते हैं, ठीक है, देन टोटल कॉस्ट will reduce as number of lot become low, become reduce, but cost per lot always remains same, cost per lot always remains same। ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉस्ट पर लॉट कभी भी चेंज नहीं होती है। क्लियर बात बेटा? अगर लॉट का साइज बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ लॉट कम हो जाएंगे, परंतु एक लॉट की कॉस्ट हमेशा वही रहेगी। राइट? चलिए, अब आता है हमारे पास सेमी फिक्स कॉस्ट। ध्यान से सुनना, तीसरी आती है सेमी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, सेमी फिक्स कॉस्ट क्या होती है? सेमी फिक्स कॉस्ट का मतलब जो सेमी वेरिएबल की टाइप नंबर 2 में कोई भी रूल ब्रेक हो जाए। मतलब ध्यान से सुनो, अगर मैं कहता हूं लॉट का साइज बीच में बदल जाए, या कॉस्ट लॉट के हिसाब से ना हो, मतलब कोई भी इसका एक रूल चेंज हो जाए, लॉट का साइज सेम ना हो, ठीक है, कॉस्ट हमारी लॉट के हिसाब से चेंज ना हो, तो हम कहते हैं सेमी फिक्स कॉस्ट। ध्यान से सुनना, हम क्या कह रहे हैं? सेमी फिक्स कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो क्या हम, एक मिनट पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हम एग्जांपल लें स्कूल का। ठीक है, कि स्कूल में 0 से लेकर 100 आपके पास स्टूडेंट है, राइट? तो हमें प्रिंसिपल एक चाहिए, राइट भाई? टीचिंग स्टाफ हमें 5 चाहिए, और नॉन टीचिंग स्टाफ हमें मान लो 4 चाहिए। तो टोटल हमारे पास इनकी सैलरी, प्रिंसिपल की सैलरी, 5 टीचर की सैलरी, 4 स्टाफ मिलाकर सपोज बैठती है 1 लाख रुपए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, मतलब इसके 25,000, इसके 15,000, इसके ऐसे करके 1 लाख। अब वो कहते हैं अगर स्टूडेंट 101 से 500 हो गए, प्रिंसिपल तब भी 1 चाहिए, टीचर्स आपको ये तो ना कि मतलब ये तो ना कि 5 गुना स्टूडेंट होंगे तो 5 गुना टीचर होंगे, कुछ बच्चे क्लासों में भी तो बढ़ेंगे, तो मान लो 7 टीचर चाहिए। ठीक है, और 1 स्टाफ एक्स्ट्रा चाहिए बस, तो ये हो गया 1,50,000। अगर 501 से 1500 बच्चे होते हैं, प्रिंसिपल मान लो सपोज एक प्रिंसिपल चाहिए और 1 वाइस प्रिंसिपल,
तो 2 हो गए, ये हमारे पास 10 हो गए, ये 7 हो गए, टोटल हमारे पास इस तरीके की कॉस्ट को हम सेमी फिक्स कॉस्ट कहते हैं। लॉट साइज सेम नहीं है, लॉट का साइज सेम नहीं है, ठीक है, तो सेमी फिक्स कॉस्ट हो सकता था यहां पर 5 गुना बढ़ जाए, ठीक है, यहां 15 गुना बढ़ जाए, बट लॉट का साइज सेम नहीं है, ठीक है, तो ये सेमी फिक्स कॉस्ट। दूसरा, सर हो सकता है लॉट का साइज सेम हो, 100 1 से 200, 2 से 1 से 300, बट फिर ये कॉस्ट लॉट वाइज ना हो, ठीक है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सर लॉट का साइज सेम है, मान लो कई बार लॉट का साइज सेम आ जाए, राइट, 100 यूनिट के लिए एंट्री फीस, मान लो कोई प्लेनेटेरियम है, कोई जू है, वहां पर 100 स्टूडेंट्स के लिए वो कहते हैं टोटल कॉस्ट आएगी आपकी 10,000 रुपए, 200 के लिए कॉस्ट आएगी 18,000, 300 के लिए 25,000। तो आप ध्यान से, लॉट का साइज भले ही सेम रखा, बट लॉट वाइज कॉस्ट नहीं है ना, एक लॉट की 10,000, तो 2 लॉट की 20,000 होनी चाहिए, नहीं है, 3 लॉट की 30,000 होनी चाहिए, नहीं है, कॉस्ट पर लॉट सेम नहीं है, क्लियर है, तो हमको इसको बोलते हैं सेमी फिक्स कॉस्ट। तो क्या क्या बना, क्या क्या इसकी कंडीशन है, इधर कोई एक लॉट साइज डिफर, या तो लॉट का साइज डिफर हो, दूसरा लॉट का साइज सेम हो, ठीक है, बट कॉस्ट पर लॉट मे नॉट बी सेम, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए तो सेमी फिक्स कॉस्ट, क्लियर पार्ट बेटा। तो ऐसे केसेस में ब्रेक इवन हर रेंज का अलग अलग निकालते हैं, क्लियर पार्ट पे। चलिए बेटा, हो गया क्लियर यहां तक।